बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, दूसरा टॉपिक है हमारे पास फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। आज हम लोगों आपकी बुक में से चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है और इसी तरह हमारे पास मज़ीद फर्दर आगे टॉपिक्स मौजूद हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली थ्योरी ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें थ्योरी है। तो मैं कुछ थ्योरी और कुछ डिटेल्स होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे डिस्कस करने वाले। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं वैसे भी आप लोगों को पढ़ने के लिए दे सकता था, लेकिन कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे मुझे, तभी आप लोगों को समझ आएंगे कि एक्चुअल में वो किस बारे में बातचीत कर रहा है। तो सबसे पहले मैं डिटेल कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, बल्कि जो मेन पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हें हाईलाइट करता जाऊंगा। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस जो है वो किस तरह से बनी। तो 1960s में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है बनानी शुरू की गई, तो ये अर्लियर स्टेज थी डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो जो लैंग्वेज बनाई गई 60s में, उसमें एल्गोल थी एक लैंग्वेज। फिर उसके अल्टरनेटिव के तौर पे फोर्ट्रान लैंग्वेज आई, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी। फोर्ट्रान का स्टैंड्स फॉर आप लोगों ने देखा था। इसी तरह फिर हमारे पास CPL आई, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जितनी भी लैंग्वेजेस के मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोगों ने इनके स्टैंड्स फॉर जो हैं वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। डेट्स जो हैं वो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कुछ लैंग्वेजेस हैं उनके बनाने वाले जो हैं उनके बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि सी लैंग्वेज किसने बनाई, C++ किसने बनाई, ठीक है। डेट्स जो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप नाम याद रखें, ठीक। इसी तरह फिर हमारे पास BCPL आ गई, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई 1967 में, ठीक है, जो कि CPL का जो उनसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन थी। और उसके बाद 1970s में कैंप थॉम्पसन ने जो है वो B लैंग्वेज बनाई, और C लैंग्वेज को B लैंग्वेज की ही एडवांस फॉर्म कहा गया, ठीक है, जो कि बाद में B लैंग्वेज से ड्राइव की गई। और C लैंग्वेज जो है एक्चुअल में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखने के लिए बनाई गई थी। अब हम लोग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं किसी काम, स्पेसिफिक काम के लिए। जिस तरह हम लोग ये इस टाइम वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइपिंग्स के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर को रन करते हैं। जिस तरह आपकी विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप डायरेक्टली उस पर कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन उसके बगैर आप इस वर्ड वाले सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कह देते हैं, ठीक है, जो कि आपके हार्डवेयर को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। फिर इस C लैंग्वेज को शुरू में जो उनसे कहते हैं K&R लैंग्वेज कहा जाता था, कैनिगन एंड रिची लैंग्वेज, ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद इसका नाम जो है C लैंग्वेज रख दिया गया। फिर C लैंग्वेज की जो है एडवांस फॉर्म जो है बिजारने स्ट्रोप्टस ने जो उनसे कहते हैं बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो है या बेल लैब्स के अंदर तैयार की 1980s के अंदर, और इससे 1985 के अंदर पहली दफ़ा जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो है वो रिलीज़ किया गया। पहले इसे लैब के अंदर टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन 1985 में इसे जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, यानी लोगों के इस्तेमाल के लिए जो है रिलीज़ किया गया। और क्योंकि इसके अंदर कुछ नई फीचर्स ऐड किए गए थे, यानी कि क्लासेस ऐड की गई थी, इसलिए C++ का स्टैंड फॉर है C विद क्लासेस, इसीलिए हम इसे C++ कह देते हैं। और C लैंग्वेज जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का फीचर मौजूद नहीं है, क्योंकि C++ के अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का फीचर मौजूद है, इसीलिए इसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और इसी तरह आगे फर्दर जो है इस C लैंग्वेज के बाद भी कुछ लैंग्वेजेस आती रहीं, वो आप लोगों ने डिटेल अपनी बुक से जो एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड आउट कर लेनी है। डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट नाम याद रखें कि C लैंग्वेज किसने बनाई, C++ किसने बनाई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी आप फीचर्स के ऊपर। फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास है जी कन्वीनियंट लैंग्वेज, ठीक है। कन्वीनियंट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जबकि C++ के अंदर प्रोग्राम लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस प्रोवाइड करती है। फिर वेल स्ट्रक्चर्ड है,
ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि इसमें एक ख़ास सिंटैक्स है। आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं आपको एक ख़ास सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थर्ड फीचर है जी इसका केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि C++ आप जब लिखते हैं या उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो एक नॉर्मल जो सा कहते हैं वर्ड और जो सा कहते हैं नॉर्मल वर्ड, मैं इस तरह से बताता हूँ कि एक अपर केस वर्ड और लोअर केस वर्ड दोनों के अंदर डिफरेंस करने की सलाहियत रखती है। यानी अगर आप ए कैपिटल लिखते हैं तो उसे ये सेपरेट कंसिडर करती है, अगर आप ए लोअर केस में लिखते हैं तो ये उसे सेपरेट कंसिडर करती है। ये इसे बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफरेंट कर देता है, ठीक है। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो कि इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती, जिस तरह HTML जो है, ठीक है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप उसमें अपर केस में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, दोनों सूरतों में जो है वो उसे सेम ही कंसिडर करेगी। फिर है जी हमारे पास फोर्थ है जी मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद क्या है कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सिस्टम है, एक है मेरे पास सिस्टम ए और दूसरा है मेरे पास सिस्टम बी, ठीक है। लोअर लैंग्वेज की सूरत में हमारे पास क्या था कि अगर मैं सिस्टम ए के लिए कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ और वो प्रोग्राम सिस्टम ए के ऊपर बिल्कुल ठीक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लाजमी नहीं है कि वही प्रोग्राम एज इट इज़ जो है वो सिस्टम बी के ऊपर भी काम करे, ठीक है। उसके लिए मुझे सेपरेट जो सा कहते हैं लैंग्वेज या सेपरेट कोड इस्तेमाल करना पड़ता था। तो जबकि C++ की सूरत में क्या होता है, इसमें मशीन इंडिपेंडेंस है। अगर आप अपने एक कंप्यूटर के ऊपर एक कोई कोड रन करते हैं और वही कोड आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, तो अगर वो कोड आपके सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है तो सेम वही कोड जो है वो आपके दोस्त के सिस्टम के ऊपर भी रन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसे हम मशीन इंडिपेंडेंस कहते हैं। फिर है जी हमारे पास फिफ्थ फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि हम रियल वर्ल्ड में से कोई चीज़ ले लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर डाटा और फंक्शन को कंबाइन करके प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। फिर छठा फीचर है जी हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि हम एक प्रोग्राम को, एक बड़े से प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को देता हूँ और कहता हूँ कि जी 3 स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर इसे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब आप 3 दोस्त हैं, ठीक है, हर एक डिसाइड कर लेता है कि जी मैं ये वाला हिस्सा लिखूंगा कोड का, मैं ये वाला हिस्सा लिखूंगा कोड का, मैं ये वाला हिस्सा लिखूंगा कोड का, और वो बाद में आपस में कंबाइन करके जो है उसे एक प्रोग्राम की शक्ल दे देते हैं। ये हमारे पास है जी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन जो सा कहते हैं आपको लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं, कुछ बिल्ट इन क्लासेस मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो सा कहते हैं कोई चीज़ बनानी है, कोई मैं इसकी ज़रा सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपकी डेली लाइफ रूटीन से, कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं रोटी बनाना चाहती हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज़ बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको आटा चाहिए या जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए आप जस्ट मार्केट से परचेज करते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से पहले गंदम उगाएंगे, फिर आप फसल काटेंगे, फिर आप आटा बनाएंगे। तो इसी तरह स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की भी एग्जांपल इस तरह से कि नेट के ऊपर बेशुमार जो सा कहते हैं कोड लिखा हुआ पड़ा हुआ है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से कोड को इसमें लेते हैं, उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो है इसी किस्म की हमें फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं और इस तरह से हम पहले से लिखे हुए कोड को रीयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार जो है वो कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ता। हार्डवेयर कंट्रोल, फिर ये है कि C लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर या C++ जो है हार्डवेयर के ऊपर आपको मुकम्मल कंट्रोल प्रोवाइड करती है। प्रोग्रामर जो है वो बहुत एफिशिएंटली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के को जो वो मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम्स जो है वो लिख सकते हैं। फिर है जी ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है जी स्मॉल बट पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि है तो बहुत स्मॉल, अगर आप इसके टोटल कीवर्ड्स देखते हैं तो राउंड अबाउट 63 के करीब जो है वो कीवर्ड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है कि आप ना सिर्फ इससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं बल्कि आप इससे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है जी हमारे पास स्पीड। अब C++ जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी ट्रांसलेशन के लिए हम लोग कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपाइलर से जो भी प्रोग्राम या कोड कंपाइल किया जाता है उसे रीयूज़ भी किया जा सकता है, उसकी कंपाइलेशन भी बहुत फास्ट होती है। फिर है जी हमारे पास पॉपुलर लैंग्वेज, क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर, और इससे रिलेटेड आपको बेशुमार कोड जो है वो ये इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, बेशुमार टूल्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जिसे आप इस्तेमाल करते हुए मज़ीद जो है वो अपने कोड को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर है जी C कंपैटिबिलिटी।
सी कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि सी प्लस प्लस जो है ये कंपैटिबल है सी लैंग्वेज के साथ। अगर आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर सी लैंग्वेज का कोई कोड लिख देते हैं तो वो कोड बगैर किसी जो सा कहते हैं प्रॉब्लम के रन होगा। ठीक है, अब ये क्यों कंपैटिबल है, मैं इसकी एग्जांपल कुछ आप लोगों को इस तरह से देता हूँ कि ये देखें, मेरे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन चल रहा है या जो मैंने इंस्टॉलेशन की हुई है, आई थिंक मैं यहाँ से चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं, बल्कि सीधा यहाँ से MS ऑफिस निकालते हैं। कंट्रोल पैनल में से दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जी 2013। फ़र्ज़ करते हैं कि मेरा एक दोस्त जो है वो 2007 इस्तेमाल कर रहा है, उसने मुझे कोई प्रोग्राम या कोई फ़ाइल जो है या कोई लेटर लिख के भेजा 2007 इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल। ठीक है, तो अगर 2013 के अंदर जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी अपने पुराने जो सा कहते हैं वर्जन्स से, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, यानी कि 2013 वाले सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए मैं 2007 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि पुराने जितने भी मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं उन्हें सबको दोबारा से मुझे 2013 पे टाइप करना पड़ेगा। तो इसी तरह सी लैंग्वेज जो है उसका कोड भी कंपैटिबल है सी प्लस प्लस के अंदर। अलबत्ता ये है कि 2000 जो सा कहते हैं हमारे पास 13 जो है ये कोड को नहीं रन कर सकता 2015 वाले को। ठीक है जी, ये हमारे पास सी की कंपैटिबिलिटी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है थ्योरी में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं जी।